गुड मॉर्निंग बच्चों। पीछे के वीडियो में मानव उत्सर्जन तंत्र और केचुए में उत्सर्जन क्रिया के बारे में बताया गया था और आज मैं आप लोग को बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का जो सबसे प्रमुख भाग है, जिसको वृक्क हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। लोग वृक्क के नाम से बहुत कम जानते हैं, किडनी के नाम से ही जानते हैं। तो हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी की अंदर की संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बाहर से वह दिखने में सेम की बीज की तरह लगता है, लेकिन जब उसके मध्य से बीचों बीच भाग से बीच में काट करके देखा जाता है तो देखिए, आप लोग को कल भी इस प्रकार का फिगर बनाए थे। इस प्रकार का फिगर आपको कल भी बनाया गया था, है ना? ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से फिगर आप लोग को बताया गया था कल। तो कल पूरा उत्सर्जन अंग के बारे में था। आज आप लोग को उत्सर्जन अंग के साथ साथ किडनी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में बताया जाएगा। आप सभी बच्चे बिल्कुल गौर से देखेंगे। देखिए, पीछे के वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो कृपया कर देख लेंगे, क्योंकि यह तभी समझ में आ सकता है जब पीछे वाला वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब। ये देख लिया विद्यार्थी जी फिगर आपने बनाते हुए, है ने? आपने बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोला था, कॉर्टेक्स, और इसके अंदर वाला भाग को मेंडुला। इसको लगभग 2 लाख से अधिक होती है मूत्र उत्पादित नली, और यही धंसने के बाद छानने का काम बोमेन कैप्सूल करता है। यही आपको जाकर के मूत्राशय से जुड़ती है मूत्र वाहिनी नली। इसका नाम है वृक्कीय शिरा, इसका नाम है वृक्कीय धमनी। तो देख रहा है विद्यार्थी जी, ये मानव उत्सर्जन तंत्र बन के तैयार हुआ आपके सामने, है ने? हम इसके बारे में आपको डिटेल से बता रहे हैं, आप पीछे वाले बातों को ध्यान से देखिएगा, है ने? वृक्कीय धमनी, वृक्कीय शिरा, मूत्रवाहिनी नली, बोमेन के कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेंडुला, मूत्र उत्पादित नलियां, है ने? इसी को हम लोग नेफ्रॉन भी बोलते हैं। मूत्र उत्पादित नलियां को ही नेफ्रॉन कहा जाता है विद्यार्थी। आइए, ये
देखने में लगता है सेम के बीज की तरह। ये अंदर की संरचनाओं के बारे में बताया गया है। किडनी की आंतरिक संरचना, इसका लंबाई लगभग विद्यार्थी जी 11 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई विद्यार्थी जी 5 सेंटीमीटर होता है, और मोटाई विद्यार्थी जी है ने ये आपको लगभग 3 सेंटीमीटर होता है ने। ये सब लगभग में है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, लंबाई चौड़ाई और मोटाई ये लगभग आपको सेंटीमीटर में लिखा हुआ है जो लगभग है। तो इस बातों को एकदम ध्यान से रखिएगा कि इसकी संरचना किस तरह दिखाई पड़ता है, तो सेम की बीज की तरह, सेम 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 की बीज, सेम की बीज की तरह दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई कितना होता है तो लगभग 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होता है लगभग 5 सेंटीमीटर, मोटाई कितना होता है तो आपको 3 सेंटीमीटर है विद्यार्थी। और ये जब बीच वाला भाग जब धंसता है तो धंस कर करके या धंसने के बाद है विद्यार्थी, ये जब बीच का भाग जब धंस जाता है तो धंसने के बाद हाइलम बनाता है। क्या बनाता है? हाइलम। ये बीच का भाग जब धंसता है, कटोरी जैसा संरचना बना लेता है, तब यह हाइलम कहलाता है। और यदि मूत्र उत्पादित नलियां जो होती है विद्यार्थी, वह कप जैसी संरचना जब बनाएगा, कप जैसा, तो वोमेन के कैप्सूल कहलाता है, वोमेन के कैप्सूल कहलाता है। मनुष्य में दोनों किडनी के द्वारा, यानी आपने पढ़ा है कि प्रत्येक मनुष्य में 2 किडनी होता है, तो दोनों किडनी के द्वारा प्रति मिनट लगभग 1200 से 1500 ml रक्त प्रवाहित होता है। 1200 से 1500 है ने ml रक्त गुजरता है विद्यार्थी जी, जिसमें 700 से 900 ml रक्त प्लाज्मा होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन को छोड़कर सभी पदार्थों को छानने का काम करता है वोमेन के कैप्सूल। एकदम याद रखिएगा, दिमाग पर बैठा लीजिएगा कि वोमेन के कैप्सूल कौन से पदार्थों को फिल्टर नहीं करता है, तो प्रोटीन को वह नहीं छानता है। रक्त प्लाज्मा में, रक्त में सभी पदार्थों को छानने का काम करता है, केवल प्रोटीन को छानने का काम यह नहीं करता है। और आपको पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यह जो है मूत्र उत्पादित नली जो है, जो मूत्र उत्पन्न करने का काम करता है, मूत्र बनाने का काम करता है, वह लगभग प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण कर देता है। 1 मिनट में 1 ml मूत्र का निर्माण करता है विद्यार्थी। किसके द्वारा? तो मूत्र उत्पादित नलियों की द्वारा, है ने। तो यह जो है 1 मिनट में 1 ml मूत्र निर्माण करता है, जो आपको कहां जाके जमा होता है, तो आपको बताए थे विद्यार्थी, ये मूत्राशय में जाकर के जमा होता है। मूत्राशय आपने पीछे पढ़ा था, मूत्राशय में जाकर के क्या होता है? जमा होता है विद्यार्थी, है ने। मूत्र कहाँ जमा होता है? तो मूत्राशय में जाकर के जमा होता है। आपको पीछे के वीडियो में बताए थे, मूत्राशय का महत्तम आयतन होता है 250 ml से 300 ml। मूत्राशय का आयतन कितना होता है? 250 से लेकर के 300 ml होता है ना। और जब इसके अंदर, मूत्राशय के अंदर मूत्र का फिल्टर होते 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 यह लगभग 150 ml जैसी यहाँ पर भरता है मूत्राशय विद्यार्थी। 150 ml जैसी भरेगा, वैसे ही हम लोग को मूत्र त्याग करने की अनुभूति होती है, यह एहसास होता है। लेकिन यह 150 मिनट के बाद ही हम लोग मूत्र का भी त्याग करते हैं। मूत्र को त्याग करने की क्रिया की मिक्चुरेशन कहा जाता है। मूत्र त्याग करने की क्रिया को मिक्चुरेशन कहते हैं, है ने। अर्थात यह उत्सर्जन की क्रिया है।
तो आपने इन बातों को सुना अभी, तो इन सभी बातों को मैंने बोर्ड पर लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन बना देंगे, मानव वृक्क का सचित्र वर्णन करें, मानव वृक्क का सचित्र वर्णन करें, यानी किडनी का, है ना विद्यार्थी। क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मानव वृक्क का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए विद्यार्थी, आपके सामने चित्र है ने, और यहां पर लिखूंगा, है ने, देखिएगा इधर आंसर में दिख रहा है। प्रत्येक मनुष्य में 2 वृक्क होता है, जिसकी आकृति सेम की बीज की तरह होता है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है। इसमें लगभग होता है। जब इसे बीच भाग से काटा जाता है तो इसके बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेंडुला कहलाता है। इसके भीतर खूब पतली लंबी 2 लाख नलियां होती है जिसे मूत्र उत्पादित नली कहते हैं। मूत्र उत्पादित नली कहते हैं। इससे प्रति मिनट 1 ml
मूत्र निर्माण होता है जो मूत्राशय में जमा होता है। तो देख रहा है विद्यार्थी जी, फिर से पढ़िए इसको एक बार। मानव वृक्क का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य का किडनी का चित्र बना दिया गया है। ये किडनी का जो दर्शा रहे हैं वो भीतरी भाग है विद्यार्थी जी, है ना। और प्रत्येक मनुष्य में दो किडनी होता है, दो वृक्क होता है जिसकी आकृति सेम की बीज की तरह होता है, सेम की बीज की तरह होता है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है। जब इसे बीच भाग से काटा जाता है तो इसके बाहरी भाग जो दिखाई पड़ता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेंडुला कहलाता है ना। इसके भीतर खूब पतली पतली लंबी 2 लाख नलियां होती है जिसे मूत्र उत्पादित नली कहते हैं। इससे प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण होता है जो मूत्राशय में जाकर जमा होता है ना विद्यार्थी। तो अभी 1-2 लाइन और है इसमें, है ना। आगे इसको एक बार आप देख लीजिएगा और से ध्यान से, फिर इसके बाद मैं मिटा कर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देख लिया विद्यार्थी जी, इसमें 1-2 लाइन और है, उसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो आपने अभी देखा कि मूत्राशय में जाकर जमा होता है जब मूत्राशय में मूत्र का आयतन 150 ml होता है, तब मूत्र त्याग करने की अनुभूति होता है ना। मूत्र त्याग करने की क्रिया को मिक्चुरेशन कहते हैं। तो ये था, आपको पूरी बात ध्यान से पढ़ लीजिए पूरा।
हो गया, मिक्चुरेशन याद रखिएगा, मूत्र त्याग हो गया है ना। अब हम लोग देखिए, इसको मिटा रहे विद्यार्थी जी, आप ध्यान दीजिएगा आगे का टॉपिक पर। देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है बहुमूत्र। बहुमूत्र यह रोग का नाम है, रोग का नाम है ने। यह एक प्रकार का रोग है विद्यार्थी, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज इंडिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंडिपिडस कहते हैं, है विद्यार्थी, ये बहुमूत्र रोग। देखिए, ध्यान सुनिएगा इसके बारे में। सीर, इसको बोलते हैं सीर। ये विद्यार्थी जो सीर है, इसमें 3 प्रकार के ग्रंथियां होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। मैं इन सब की बातों को चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहां पर इसके बारे में आ गया है तो पढ़ना था। ये सिर में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और तीसरा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, ये 3 ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये तीनों होता है सिर में। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि तीनों होता है सिर में। इससे 2 गो हार्मोन उत्पन्न होता है, इससे 7 गो हार्मोन उत्पन्न होता है और इससे कोई हार्मोन नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए इसे निरर्थक ग्रंथि भी कहा जाता है, कोई हार्मोन नहीं उत्पन्न होता है। यहां पर ये जो 2 गो हार्मोन उत्पन्न होता है, इसमें एक हार्मोन का चर्चा यहां पर करेंगे और फिर आगे वाला अध्याय में हम लोग सभी के डिटेल्स करेंगे। समझ रहे हैं? यह जो है एक भासोप्रेसिन नामक हार्मोन बनाता है। कौन? भासोप्रेसिन। भासोप्रेसिन हार्मोन बनाने का काम करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जहां इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज इसी हार्मोन के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। इसी हार्मोन के कमी से, अभाव में यह रोग होता है बहुमूत्र नामक रोग, डायबिटीज इंडिपिडस। आइए कैसे कैसे इसकी क्रियाएं हैं। जब भासोप्रेसिन नामक हार्मोन हाइपोथैलेमस में कम बनता है, जब कम बनेगा तो ऑटोमेटिक है कम ही निकलेगा, तो कम निर्माण होता है, तो कम ये बनाने का काम करता है कम मात्रा में। कब कमी होता है मैं उसके बारे में भी बताता हूं। विद्यार्थी,
जब इसकी कमी होती है इस हार्मोन की अभाव, तो इसके अभाव से इस पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा पीयूष ग्रंथि, क्योंकि आगे पढ़िएगा इसको ग्रंथियों का मास्टर कहा जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। प्यूटिटरी ग्रंथि इसी को कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि इसी को कहा जाता है, ग्रंथियों का मालिक इसी को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। समझ रहे बात को? तो चूंकि इससे निर्माण होता है, कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, निर्माण क्रिया को नियंत्रण करने का काम करता है पीयूष ग्रंथि। निर्माण होता है भासोप्रेसिन नामक हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि में, लेकिन इसका नियंत्रण कंट्रोल करता है कौन? पीयूष ग्रंथि। और कम निर्माण होगा तो यही निष्कासन करने का काम करता है, तो पीयूष ग्रंथि उसको कम निष्कासित करेगा। जैसी इसकी कमी होगी तब जो फिल्ट्रेशन की क्रिया था, बोमैन के कैप्सूल छानने का काम कर रहा था, आपने पीछे की वीडियो में पढ़ा, वहां पर जल अवशोषण क्रिया कमने लगता है। जो जल की, मैं एक उदाहरण देता हूं जिसका संबंध बायोलॉजी से नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप जैसी फिगर मैं बनाऊंगा तो आप सही बच्चे फॉलो कर लेंगे, समझ जाएंगे, देख लेंगे। देखिए, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में किप्पी कहते हैं। किप्पी, तेल छानने वाला, ढारने वाला है नहीं? तो यदि इसमें हम लोग तेल डालते हैं, कोई द्रव पदार्थ डालते हैं और यहां से छानता है, छानता यहां से विद्यार्थी, तो इतना फॉलो कीजिए कि यदि छानने की क्रिया कमेगा तो ऑटोमेटिक है ऊपर का आयतन बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से तो गिरा रहे थे, कोई द्रव पदार्थ ऊपर से गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं, छन रहा है तो नीचे जा रहा है, छन रहा है तो नीचे जा रहा है। और छनने की क्रिया जब कमने लगे, कुछ गंदगी बैठ जाए या कुछ कारण से वहां पर कुछ पदार्थ जमने लगता है, तो यहां पर जैसी कुछ पदार्थ जमता है, फिल्टर होने की क्रिया में कमी होने लगता है, छानने की क्रिया में कमी होने लगता है। जैसी इसमें कमी होने की क्रिया होगा तैसी ऊपर में आयतन भरने लगेगा। एकदम देखिएगा, किप्पी जो होगा, टिप्पी जो होगा, ये तेल ढारने वाला जो वस्तु है, इसमें देखिएगा जो द्रव पदार्थ आप डाल रहे थे वो धीरे धीरे भरने लगता है, भरने लगता है, भरने लगता है, भरने लगता है, भरने लगता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी पढ़ाई पर कि यदि छानने की क्रिया बोमैन के कैप्सूल में छनने का दर कम जाए तो ऑटोमेटिक है मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि छनेगा तभी आपको मूत्रवाहिनी नली से होते हुए मूत्राशय में जमा होगा। लेकिन छनने की क्रिया जैसी कम जाएगा तैसे ही मूत्रवाहिनी नली में अवशोषण क्रिया कम जाएगा, अर्थात मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा। यही आयतन कंटिन्यू यदि यह समस्या रह गया, मूत्र के आयतन बढ़ने की समस्या लगातार रह गया, तभी यह एक बीमारी के नाम से जाना जाता है, इस बीमारी के रूप में उभरता है, पहचान होती है, और वही है हिंदी में बहुमूत्र और अंग्रेजी में डायबिटीज इंडिपिडेंस कहा जाता है, जो भासोप्रेसिन नामक हार्मोन के कमी से होता है। तो आपने सुना, देखा, अब इसके बारे में मैं लिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा रहे हैं, तो देख लीजिए विद्यार्थी जी, आपने क्वेश्चन है बहुमूत्र
क्या है विद्यार्थी? आंसर, जब भासो प्रेसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि में कम बनता है तब पीयूष ग्रंथि इसे कम मात्रा में निष्कासन करता है। इसकी कमी से जल अवशोषण की क्रिया में कमी होती है, जिससे मूत्र का आयतन बढ़ता है, जिसे बहुमूत्र कहते हैं। यह समस्या बराबर रहने पर इसे डायबिटीज इंसिपिडस रोग बराबर रहने पर इसे डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहा जाता है। देख लीजिए विद्यार्थी जी, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। जब भासोप्रेसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि में कम बनता है तब पीयूष ग्रंथि इसे कम मात्रा में निष्कासन करता है। इसकी कमी से जल अवशोषण की क्रिया कमी होती है, जिससे मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, जिसे बहुमूत्र कहते हैं। यह समस्या बराबर रहने पर इसे डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहा जाता है। यानी बहुमूत्र ही एक समस्या बन जाती है जो डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग की उत्पत्ति करता है। तो आप याद रहे कि डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग जो होता है भासोप्रेसिन नामक हार्मोन की कमी से, इसमें जल अवशोषण की क्रिया कमती है और आयतन बढ़ता है। तो ये आइए देख लिया। आगे मैं डायबिटीज के बारे में बताएंगे। ये तो डायबिटीज इंसिपिडस था, आपको डायबिटीज मधुमेह चिनिया रोग है ना, शुगर रोग जिसको कहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आप गौर से इसको देखें। तो देखिए विद्यार्थी जी, आइए अब हम लोग
अगला वो भी रोग है मधुमेह, चिनिया रोग, शुगर की बीमारी। लोग कहते हैं बहुत लोग इससे पीड़ित हैं, बहुत काफी मात्रा में, है ना। ध्यान रहे, लोग कहते हैं कि अधिक चीनी शक्कर के सेवन करने से यह बीमारी होता है, ऐसी बात नहीं है, है ना। देखिए, आइए पहले हम सुन लेते हैं मधुमेह, ये रोग है, चिनिया रोग भी कहते हैं, चिनिया रोग, है ना, शुगर रोग भी कहते हैं। तो आइए विद्यार्थी जी ध्यान से सुनिए, यह रोग जिस प्रकार से विद्यार्थी मैंने आपको बताया कि सिर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। हमारे शरीर के 3 जगह, 3 अंगों में ग्रंथि होती है जहां पर हार्मोन का निर्माण होता है। एक सिर, एक उदर और एक गला। समझ रहा विद्यार्थी, सिर, उदर, गला। सिर के बारे में मैंने बताया आपको कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि 3 गो होता है, और उदर में 3 होती है। समझ रहे, एक को बोलते हैं वृक्क, किडनी, अधिवृक्क, अग्नाशय, और यदि पुरुष है तो वृषण, और स्त्री है तो अंडाशय। तो ये आपने 3 और एक 4 के बारे में पढ़ा। वृक्क, अधिवृक्क, अग्नाशय, और पुरुष है तो 3 के अलावे चौथा होगा वृषण, और स्त्री है तो ये 3 के अलावे चौथा होगा अंडाशय। मैं इन सब बात आगे के क्लास में करेंगे, जब आगे 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे तब स्टूडेंट फ्रेंड के आधार से 5वां चैप्टर और एनसीईआरटी के आधार पर 2रा चैप्टर। समझ रहे हैं, समन्वयन और नियंत्रण। तो विद्यार्थी आइए हम इस पर बात करते हैं। उदर, उदर में जो अभी आपको बताया गया ग्रंथि के बारे में, उसमें अभी हमने नाम लिया आपको एक अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, इस ग्रंथि की 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिका। अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिका, इन तीनों कोशिकाओं को एसिनर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसका खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप एकदम बायोलॉजी का पहला 2रा वीडियो पढ़िएगा। शुरू से जब बायोलॉजी पढ़ाया गया था तब आपको अग्नाशय के बारे में बताया था। इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। आप याद कीजिए पीछे वाले बतिया, भूल तो जाते हो सारी बतिया। पीछे बताया गया था वहां पर एक ग्लूकागॉन हार्मोन और एक इंसुलिन हार्मोन के बारे में, याद है। आज मैं उसी में से एक का बात करेंगे और वो है इंसुलिन हार्मोन। उदर से, उदर से, उदर से और उदर के अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका के द्वारा यह इंसुलिन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। यह इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज का कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। हमारे रक्त में 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml mg प्रति 100 ml ग्लूकोज होता है। विद्यार्थी इस बात को याद रखिएगा कि 100 ml ब्लड में लगभग 120 मिलीग्राम ग्लूकोज होती है। इसको सामान्य माना जाता है
जब इससे 120 से ब्लड में मात्रा बढ़ रहा है तो समझ जाइए आपके शरीर में किसी प्रकार का परेशानी आ चुका है, और वही परेशानी होगा मधुमेह बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो विद्यार्थी, यही ग्लूकोज 120 से मात्रा जब बढ़ते जाता है तब हमारे शरीर में बहुत ऐसे जगहों पर इसका प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। पहले तो रक्त में, और फिर रक्त के बाद तुरंत मूत्र में, रक्त के बाद तुरंत मूत्र में। तो विद्यार्थी, इस बात को याद रखिएगा कि जब इंसुलिन हार्मोन जो हमारे शरीर के अंदर है, मधुमेह नामक जो रोग है उसका दवा के भी नाम है इंसुलिन। याद रहे, इंसुलिन दिया गया है, इंसुलिन चढ़ाया गया है, इंसुलिन का सुइया दिया गया है। मतलब इंसुलिन जो है ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करेगा। ग्लूकोज उसके शरीर में बढ़ रहा है, तो जब ये कमी होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन जब हमारे शरीर में कमता है तब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है। ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे मान लिया जाए कि ये 120 से बढ़ गया 130 मिलीग्राम प्रति सौ, तो 10 मिलीग्राम ने बढ़ा। बहादुर, ये 10 मिलीग्राम जो बढ़ा, इस ग्लूकोज को इंसुलिन जानो क्या कर देगा, इसको ग्लाइकोजेन में बदल करके यकृत में ले जा करके संचित कर देगा। आपको पहला चैप्टर में पोषण में बताया था। जो बढ़ता है उसको भविष्य के लिए, क्योंकि जब कमेगा तब वो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलेगा और फिर रक्त में प्रवाहित करेगा। लेकिन जब कमता है तभी काम करता है। लेकिन जब बढ़ता है और इंसुलिन आपके शरीर में सही काम कर रहा है, समान मात्रा में है और काम कर रहा है, तो जितना बढ़ल जाएगा 120 से, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देगा। ये भी ग्लूकोज है, इसको बदलेगा ग्लाइकोजेन में इंसुलिन, और फिर इसको बदल करके यकृत में ले जाकर करके स्टॉक भविष्य के लिए, कि जब कमी होगा तब ग्लूकागॉन हार्मोन, इसका विपरीत हार्मोन ग्लूकागॉन हार्मोन जमा हुआ था ग्लाइकोजेन के रूप में, हमको जरूरत है ग्लूकोज के रूप में। उस ग्लूकागॉन हार्मोन इंसुलिन जो था, उस ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलेगा और फिर रक्त में प्रवाहित करेगा। बनाने वालों ने बहुत फुर्सत से बनाया है। तो ध्यान रहे, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मधुमेह के बारे में। तो यह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होती है। जब इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी होती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है, पहले रक्त में और फिर धीरे धीरे मूत्र में चला जाता है। मूत्र में जैसे गया वैसी गाढ़ापन होने लगेगा, गाढ़ापन, मूत्र गाढ़ापन होने लगेगा, और यह समस्या आपको शरीर के अंदर आपको अपने आप महसूस होने लगेगा। बार बार मूत्र त्याग करने के लिए लगेगा कि बार बार मूत्र त्याग करें, जाइएगा, लगेगा, यह एहसास हो रहा मूत्र साफ सुथरा से नहीं होगा, लग रहा है कि मूत्र हमें त्याग करना चाहिए, लेकिन मूत्र त्याग करते हैं तो शरीर की आंतरिक और रासायनिक दोनों वातावरण संतुलन हो जाता है, हम लोग बेचैन से चैन लेते हैं। लेकिन यदि चिनिया रोग हो गया और उसका धीरे धीरे विकराल रूप हो रहा है, तो विद्यार्थी जी यह मूत्र को गाढ़ा करने लगता है, और जैसे ही मूत्र गाढ़ा होगा तो फिर वही क्रिया हो जाएगा। डायबिटीज इंडिपिडस वाला, बहुमूत्र वाला, उसमें भी जल अवशोषण क्रिया कमने लगेगा, इसमें भी जल अवशोषण क्रिया कमने लगेगा, और मूत्र का आयतन इसमें भी बढ़ जाएगा, क्योंकि गाढ़ा हो रहा है। कोई भी पदार्थ को आप छानने वाले पदार्थ में जो पदार्थ काफी लिक्विड है उसको आप आसानी से देते जाइए, छनते जाएगा। लेकिन गाढ़ा पदार्थ रहे तो जैसे जैसे गाढ़ापन होगा वैसे वैसे जल अवशोषण क्रिया यानी छनने की क्रिया कमने लगेगा। जब ये कमने लगेगा तो मूत्र का आयतन बढ़ने लगेगा। इस बात को याद रहे, यह यदि आपके शरीर में ऐसा एहसास हो रहा है, बहुमूत्रता में बार बार मूत्र त्याग करने की अनुभूति नहीं हो रहा था,
इसमें बार बार मूत्र त्याग करने की अनुभूति होगा। उसमें भी मूत्र का आयतन बढ़ गया था, इसमें भी मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें मूत्र का आयतन जब बढ़ेगा तो आपको बार बार मूत्र त्याग करने की अनुभूति होगा। लेकिन आप मूत्र त्याग करने के लिए जाएगा तो पूर्ण रूप से मूत्र का निष्कासन नहीं होगा, बेचैनी होगा, दर्द भी होता। तो ये था आपको मधुमेह नामक रोग। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, उसके बारे में आप लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मधुमेह यह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। जब इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाता है तब रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज, अतिरिक्त मतलब 120 से ज्यादा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में रूपांतरण नहीं होता, न तो संचयन होता है, जिसके कारण रक्त और मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है। जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है तब वो गाढ़ा होने लगता है, जिससे जल अवशोषण क्रिया, छन्ने की क्रिया कमने लगता है, अर्थात मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। तो इस रोग को मधुमेह नामक बीमारी कहते हैं। इस रोग से पीड़ित मनुष्य को बार बार मूत्र त्याग करने की अनुभूति होती है। तो आइए मैं इसके बारे में लिखता हूं। क्वेश्चन जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तब रक्त की अतिरिक्त जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तब रक्त की अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूपांतरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण रक्त व मूत्र में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, जिससे मूत्र गाढ़ा हो जाता है, तब अवशोषण की क्रिया में कमी होने लगता है, जिससे मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव जिससे रोगी को बार बार मूत्र त्याग करने का अनुभूति होता है। तो देख लिया विद्यार्थी जी, ये मधुमेह रोग को होने के प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया, लक्षण बताया गया है ना। मैं आपको इसको ठीक करने के बारे में नहीं बता रहे हैं, आपको उसके बारे में पढ़ना था। मैं इसके बारे में बताया, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तब रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूपांतरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण रक्त व मूत्र में ग्लूकोज बढ़ने लगता है ना, जिससे मूत्र गाढ़ा हो जाता है, तब अवशोषण क्रिया में कमी होने लगती है, छन्ने का दर में कमी हो जाता है, जिससे मूत्र का आयतन बढ़ जाता है।
है न, जिससे रोगी को बार बार मूत्र त्याग करने की अनुभूति होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।